नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। लोकसभा चुनाव है और वही थर्मामीटर वाला कार्यक्रम जिसके लिए आप लगातार मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि रंजन साहब ये आपका थर्मामीटर कब निकलेगा। तो भाई हमारा थर्मामीटर निकल गया है। लगाते रहेंगे हम थर्मामीटर, टेम्परेचर आप नोट करते रहिएगा। ये जो एपिसोड है इसमें अब हम हैं कुरुक्षेत्र में। कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस और केजरीवाल पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से सुशील गुप्ता हैं कैंडिडेट। बीजेपी ने नवीन जिंदल को ज्वाइन करवाया और फिर नवीन जिंदल बीजेपी के सिंबल पे लड़ रहे हैं। पहले वो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और आईएनएलडी से इस बार चौधरी अभय सिंह खुद मैदान में उतर गए। हालांकि मैंने कहा था कि चौधरी साहब को फ़ोन किया था मैंने, अभय जी को। हमने कहा कि ये सोच समझ के चुनाव लड़ रहे हैं ना आप, क्योंकि मूड और मिजाज देश का कुछ अलग है। अब ये 3 लोग हैं और भी कुछ लोग आ जाएंगे जेजेपी की तरफ से या इंडिपेंडेंट भी आएंगे। अब ये जो 3 लोग हैं, तीनों के इस इलाके में ख़ास बात ये है कि तीनों के एक एक बड़े दमदार सेनापति हैं और आधी से ज़्यादा लड़ाई उनके सेनापति इस इलाके में लड़ रहे हैं। तो हमने कहा कि चौधरी अभय सिंह जी अच्छे मित्र हैं हमारे, उनके एक सेनापति हैं जो आईएनएलडी से बाहर चले गए थे, फिर वापस वतन वापसी हुई है उनकी, और वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। समझ गए होंगे आप, रामपाल माजरा। सफ़ेद दिल के हैं, काला दिल नहीं है, बाल भी सफ़ेद है, कुर्ता भी सफ़ेद है। तो सेनापति हमारे इस एपिसोड में पहले हैं आईएनएलडी यानी अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से रामपाल माजरा जी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल भी साफ, कुर्ता भी सफ़ेद, बाल भी सफ़ेद। तो जब सब सफ़ेद सफ़ेद है तो चुनाव के हालात भी तो आपको सब सफ़ेद सफ़ेद दिखते होंगे, या उसमें कहीं कुछ हरा भी दिखता है आपको? मुझे आपने एक सारी बातें सफ़ेद तो कह दी, परंतु आपने एक बात नहीं की, चादर भी सफ़ेद है। चादर भी सफ़ेद है। और इसके साथ साथ आपने कहा कि आपको कहीं हरा भी दिखाई देता है। हाँ। हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें लड़ेंगे और शानदार प्रदर्शन करेंगे और सभी पे जीत दर्ज करेंगे और हरा ही हरा आपको पूरे प्रदेश में दिखाई देगा। एक आपके चौधरी साहब हैं अभय सिंह चौटाला, खुद उतर गए हैं मैदान में कुरुक्षेत्र से। बाकी कैंडिडेट मिल नहीं रहा है आपको और आप 10 की 10 जीतने की बात कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में, जो आपके विरोधी हैं, कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में पहले जमानत बचाइए। हालत ये है पार्टी की आपकी कि अगर रिक्वायर्ड वोट परसेंटेज नहीं आया तो चश्मे पे आफत है, सिंबल पे। आप जिन परिस्थितियों का व्याख्यान कर रहे हैं, हमें उन परिस्थितियों का बखूबी पता है, परंतु हमने चुनौती जीवन में स्वीकार की हैं। इन्हीं चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हम मैदान में उतरे हैं। आपने ये कहा कि केवल एक प्रत्याशी आपने घोषित किया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी नहीं किया, जबकि ये लगता है कि 1-2 सीट तो उनकी फाइनल हैं, कैंडिडेट भी फाइनल हैं, परंतु इतना साहस नहीं कर सके और आपस की गुटबाजी में इतने उलझे हुए हैं कि वो किसी भी कैंडिडेट के ऊपर अंतिम फैसला नहीं ले सके। ये तो जब एपिसोड हमारा ऑन एयर होगा तब तक कैंडिडेट घोषित हो चुके होंगे। हम 12 तारीख को बात कर रहे हैं, तब तक में जब ये ऑन एयर होगा एपिसोड तब तक घोषित हो चुके हैं। आपको पता है कि वो घोषित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे खेमे हैं, लेकिन आपके यहाँ तो न लोग हैं न अब खेमा बचा। अभी जिस गांव में आप जाओगे, आप वहाँ पे देखेंगे कि लोग किसके साथ हैं। आने वाली तस्वीर साफ हो जाएगी और तस्वीर लोगों से साफ होती है, एयर कंडीशन बंगलों में बैठने वाले लोगों के पास से नहीं होती। ये तो लोग जो हैं बता देंगे अब की बार कि हमारे पास रिक्वायर्ड वोट भी होंगे और कैंडिडेट भी अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। और जिनकी आप बात कर रहे हो कि उनके कैंडिडेट अनाउंस हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता अभी हो जाएंगे। अभी तो बहुत झंझट हैं, आपस में बहुत विरोधाभास है। कई मीटिंगें हुई, अनेकों मीटिंग कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की हुई, परंतु किसी भी निष्कर्ष पे और नतीजे पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनकी आपसी फुटबॉल बहुत ज़्यादा है, आपसी लड़ाई बहुत ज़्यादा है, गुटबाजी बहुत है, जिसकी वजह से कोई भी
कैंडिडेट अभी तक अंतिम रूप कैंडिडेट को दे नहीं सके। चलिए हम कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, जब आ जाएगी उनकी आ जाएगी। कुरुक्षेत्र में तो जो गठबंधन का कैंडिडेट है कांग्रेस और केजरीवाल पार्टी यानी आम आदमी पार्टी, सुशील गुप्ता मैदान में है। कई लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि सुशील गुप्ता को बड़ा एडवांटेज हो गया। हमने कहा कैसे? कहे कि जितने कांग्रेसी हैं वो सब के सब लगे हुए हैं सुशील गुप्ता के पीछे। आपके कैथल में रणदीप सुरजेवाला जी जान से लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी हार हो गई थी बीजेपी के कैंडिडेट से विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा चुनाव तुरंत बाद है, तो वो पूरे लगे हुए हैं। आपके पुराने मित्र अशोक अरोड़ा कुरुक्षेत्र में लगे हुए हैं ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि इसके 5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। अभी रिजल्ट गड़बड़ हुआ, उसका इम्पैक्ट विधानसभा पे पड़ेगा। आपके एक पुराने मित्र हैं ग्रीन ब्रिगेड वाले जेपी, वो आपके इलाके कलायत से लगे हुए हैं। उधर मेवा सिंह लगे हुए हैं, उधर वो सैनी साहब भीषण सिंह सैनी लगे हुए हैं। तो सुशील गुप्ता को तो एक साथ कई सेनापति कांग्रेसियों के रूप में मिल गए। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आपने जिन मेरे मित्रों का साथ नाम लिया और बड़ा गर्व से कहा कि वो पुराने मित्र हैं आपके, कुछ हमें नसीब ऐसा मिला कि मैं भी हूँ, आप मैं व्यक्तिगत तौर से अपने से शुरू करता हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में उतरता हूँ, और परंतु आप ये मान रहे हैं कि आप पार्टी के सिपा सलार हैं, परंतु मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं भी एक नसीब हासिल नहीं कर सका कि मैं कोई विनर कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं आप विधायक नहीं हूँ। मेरे मित्र का आपने रणदीप सुरजेवाला जी का भी नाम लिया। देखो, नाम तो बहुत बड़ा है और वो जी जान से भी लगे हुए हैं। परिणाम क्या आएंगे वो तो लोगों के हाथ में है। ये मतलब मैं तो इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आप इस खेमे से जयप्रकाश सेनापति हैं। जैसा ये भाग्य मिला है, और वो भी नहीं किसी पद पे हैं। अशोक अरोड़ा जी मेरे बहुत पुराने घनिष्ठ मित्र हैं, वो भी किसी पद पे नहीं हैं, परंतु ये सारे के सारे लगे हुए जरूर हैं, परंतु इनके लगने का कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि इधर से आप सेनापति हैं, अभय जी की तरफ से पूरा दारोमदार आपके ऊपर टिका हुआ है कुरुक्षेत्र में, और कैथल का इलाका तो पूरा ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन कांग्रेस की तरफ से मैंने नाम गिनवा दिए कि इतने सारे लोग लगे हुए हैं। वो सुशील गुप्ता जीत जाए, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट ये है कि उनके इलाके में कांग्रेस ये जो गठबंधन के कैंडिडेट हैं वो लीड ले, क्योंकि वो मदद सुशील गुप्ता को नहीं, वो अपनी मदद करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए। और बीजेपी की तरफ से तो सरकार ही है, चंडीगढ़ में भी है, दिल्ली में भी है, तो जो सत्ताधारी पार्टी होता है उसका जलवा अपना अलग होता है, और लगातार है 10 साल से यहाँ भी 10 साल से वहाँ भी। ये चुनौतियाँ होंगी आपके पास एक सेनापति के तौर पर। नहीं, सेनापति के हाथ में वो मुट्ठी में जीत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि रोहतक और सोनीपत तो गढ़ हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद भी हार गए थे पिछला चुनाव, दीपेंद्र हुड्डा भी हार गए। मेरे मित्र रणदीप सिंह सुरजेवाला पहले जींद से हारे, फिर कैथल से हारे। भाई जयप्रकाश जी जो मेरे बहुत निकटवर्ती साथी हैं वो कलैत से हार गए, आदमपुर से हार गए, और आदमपुर से भी हार गए। चलो आदमपुर तो दूर का था, परंतु मैं ये कह सकता हूँ सत्ता विरोधी लहर है। सत्ता विरोधी लहर जो है, जिसकी वजह से इन्होंने चेहरे बदले, मुख्यमंत्री बदला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बदला। मैं ये कहना चाहता हूँ इस सत्ता विरोधी लहर में सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर सकता। हमने सत्ताओं के खिलाफ जब भी चुनाव हुए हैं, सत्ता के खिलाफ देखिए, जब भी देखेंगे कि जब बाइपोलर फाइट होती है तो बीजेपी को नुकसान होता है। आप दिल्ली उठा के देख लीजिए, आप पंजाब उठा के देख लीजिए, आप यूपी में देखिए, बाइपोलर फाइट की अगर होता तो बीजेपी को नुकसान होता। लेकिन जहां बाइपोलर से ट्रायंगुलर फाइट हो जाए, 4 कॉर्नर्ड फाइट हो जाए, बीजेपी को उसका फायदा मिलता है। जो बीजेपी का वोट बैंक है जो भी है, उसके मान लीजिए 40% है, 45 है, 35 है, जो भी है, तो 55%, 60%, 65% तो उसके विरोध में वोट है। जहां वो बटा, बीजेपी को फायदा हुआ। आपने कहा कि सत्ता विरोधी लहर है। कांग्रेस के लोग, दूसरे लोग जो नॉन बीजेपी वाले हैं, वो कह रहे हैं कि अभय जी तो उतरे ही हैं चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए, ताकि एंटी बीजेपी वोट का डिवीजन हो जाए और बीजेपी की जीत आसान हो जाए।
मैं विशेष तौर से आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो आपने कही है कि अभय सिंह चौटाला ने निर्णय जो लिया, इस बात के लिए लिया कि आप ये कहना चाहते हैं द्विपक्षीय मुकाबला ना हो, त्रिपक्षीय हो। हाँ। आप ये कहना चाहते ताकि हैं एंटी परंतु बीजेपी वोट का डिवीजन हो जाए। हमने पहले भी गवर्नमेंट बनाई, हमने लोकसभा के चुनाव भी जीते हैं, हमें कैसे कह सकते हो? मैं ये मान के चलता हूँ दिल्ली से आने वाले आप पार्टी के मेरे साथी सुशील गुप्ता को, हमारा हरियाणा विरोधी आप पार्टी है कि जब इनकी सरकार पंजाब में बनी तो पहला रेजुलेशन ये पास किया कि हम सतलुज जमुना लिंक नहर का एक टोपा भी पानी का नहीं देंगे। और एक तो नीम और दूसरा करेला चढ़ा, जो दूसरी पार्टी का इनके साथ गठबंधन है, उन्होंने 2 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा प्रदेश के हक में SYL का आया था। और 2004 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इन्होंने एक रेजुलेशन पास किया था, सारे जल समझौते रद्द किए थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने भी समझौते रद्द किए और इन्होंने ये रेजुलेशन पास किया कि हम SYL का एक टोपा भी पानी का नहीं देंगे। ये दोनों ही हरियाणा विरोधी पार्टी और दोनों का गठबंधन है। तो ठीक है हमारा ना? गठबंधन जनता से है। तो आप दोनों लड़ते रहिए, आप दोनों लड़ते रहिए कि बीजेपी उसका मलाई खाएगी। सुशील गुप्ता वोट काटू है, इसका हमारे इलाके से लेना देना क्या है? तो मतलब ना कोई दुख का ना सुख का। तो मतलब एक तरफ बीजेपी और एक तरफ लड़ाई है कि वोट काटू INLD में अभय जी हैं या सुशील गुप्ता जी। तो आप लोग दोनों के बीच में कंपटीशन ये है, किसान आंदोलन चल रहा था। किसानों के लिए अभय सिंह चौटाला इस्तीफा देकर के मैदान में कूद गए थे और किसानों का सहयोग किया था। और कोई भी पंची सरपंची जिला परिषद छोड़ने को तैयार नहीं। और अभय सिंह चौटाला ने MLA का पद छोड़ दिया था और फिर जाके इलाहाबाद से पुनः किसानों ने उन्हें जिताने का काम किया था। क्या सुशील गुप्ता MP थे उस वक्त में? थे तो उन्होंने आकर के धरने पे क्यों नहीं बैठे? क्यों नहीं उन्होंने समर्थन किसानों का किया? 3 काले कानून लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी और हमने डट के उसका विरोध किया, हमने उसके लिए इस्तीफे दिए, हमने उसके लिए किसानों का समर्थन किया और फिर से किसानों का झंडा हमने इलाहाबाद से इस बात का तो आपको इल्म है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे भी आपको जानता हूँ, बड़े गंभीर हैं, अनुभवी हैं। जीत और हार तो चलिए कुछ ऊपर वाले के भी हाथ में होती है, कुछ किस्मत भी है। बाल सफ़ेद हैं, ये गवाही है कि अनुभव, मतलब यूं ही कहते हैं ना कि यूं ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, अनुभव ने किए हैं। आपको इस बात का इल्म है ना कि जो हरियाणा में या पूरे देश में जो लड़ाई चल रही है, एक इंडिया गठबंधन INDIA गठबंधन बनाने की कवायद हुई, हालांकि वो बहुत सिरे चढ़ी नहीं। हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि चलिए एक सीट पे वो लड़ रही है, बाकी 9 पे कांग्रेस है। पंजाब में दोनों अलग अलग ही लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी को टैकल करना है, इतनी तो समझ होगी आपको, तो जो ऑपोजिशन है, जब भी सृष्टि का नियम है, एक ताकत कोई भी जब मजबूत होती है तो सृष्टि ब्रह्मांड की दूसरी ताकत को मिलना पड़ता है। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के साथ नहीं हो रहा है। इसके पहले एक दौर था इंदिरा गांधी का, जब कहा जाता था कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, तब भी ऑपोजिशन एक हुई। जयप्रकाश नारायण मूवमेंट, तमाम तरह की चीज़ें आपको याद हैं। ये लगता नहीं है कि जो आप लोग कहते हैं कि बीजेपी को रोकना है, उसके लिए कहीं आप ही लोग आपस में लड़ मर कर करके उसका रास्ता साफ कर रहे हैं? ये सही है कि सत्ता से परे करने के लिए बीजेपी को के गठबंधन होना चाहिए था। और इसकी शुरुआत हमने फतेहाबाद से चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पे की थी। सारे नेताओं को बुलाया था और सबको एकता में पिरोया था। परंतु कांग्रेस पार्टी में बैठे कुछ ऐसे नेता थे जो हरियाणा प्रदेश के बारे में ये चाहते थे कि ये गठबंधन ना हो, जिसकी वजह से ये नहीं हो सका। और आप देखेंगे कि हमारा इलाका पंजाब से सटा हुआ है दिल्ली से, और दिल्ली में तो और हरियाणा में तो इनका गठबंधन है, और जा करके पटियाला में आमने सामने लड़ रहे हैं। तो एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ जो काम करना चाहिए था सारे दलों ने मिल करके वो नहीं किया। और इसमें आप ये भी देख लें कि केजरीवाल जी को अंदर किया गया ईडी की वजह से, उसके 3-4 मंत्री भी अंदर हैं। परंतु हेमंत सोरेन को भी अंदर किया गया था। उसके लिए तो कनाडा नहीं बोला था, उसके लिए तो अमेरिका नहीं बोला था। कितने ही ईडी ने नेताओं को अंदर किया, उनके लिए अमेरिका और कनाडा नहीं बोले थे। इसका मतलब ये हुआ कि केजरीवाल जी की कहीं ना कहीं वहाँ पे सांठगांठ है और वो लोग विदेशी ताकतों से मिले हुए। आप जो ईडी की बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन के लोग कहते हैं कि आपके वाले पहलवान चौधरी अभय सिंह चौटाला, वो उनको भी ईडी से सुना है डर लगता है।
ये तो सभी को लगता होगा। कांग्रेस के लोग खुलेआम कहते हैं कि जब जब मौका मिला है तब तक अभय सिंह जी ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीजेपी की मदद की है। ये तो सभी ने किया है, क्या कांग्रेस ने नहीं की थी? आप थे नहीं, 14 वोट कैंसिल हुए थे राज्यसभा में जब सुभाष चंद्र जी गए थे। उसमें तो हुड्डा साहब ने वोट ही नहीं दिया था। हुड्डा साहब ने वोट नहीं दिया। क्या इतने परिपक्व आदमी अपने वोट ना डाल के आए और निशान ना लगाए? कितना हास्यप्रद बात है। और उसके 14 एमएलए वोट करते हुए क्रॉस कर जाएं या स्याही बदल दें या कुछ और हो जाए। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, वक्तन फक्तन लोग ये भी कहते हैं कि अभय सिंह ने तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इस बात से वोट दिया था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में थे और उन्होंने उनके आपस में बहुत सेवा की। और अभय सिंह चौटाला अपने पिता पे समर्पित हैं, जो होना चाहिए। इतना सा तो उनका भी फर्ज बनता था। बाकी के मुद्दों को लेकर के हरियाणा की विधानसभा में सब मौन रहते हैं। 89 विधायक एक तरफ होते हैं, अभय सिंह चौटाला अकेला ही उस विधानसभा में गूंजता है। और क्यों नहीं इन मुद्दों को उठाते? कुल मिला के क्या आप देखते हैं तस्वीर? कुल मिला के तस्वीर साफ है कि अभय सिंह चौटाला जीत के जाएंगे और हम यहाँ से इस क्षेत्र से, कैथल ज़िले से अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और जिताने के लिए लामबंद कार्यकर्ताओं को करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि दूध कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। दूसरी कहावत है कि दिल्ली दूर नहीं है, तो दिल्ली के लिए ही चुनाव हो रहा है। तो ये सेनापति, और सेनापति सिर्फ कहने के लिए नहीं, अभय सिंह चौटाला अगर कुरुक्षेत्र आकर के लड़ रहे हैं तो एक आदमी जिन पे सबसे ज़्यादा भरोसा है, या अगर कुरुक्षेत्र से लड़ने का फैसला किया अभय सिंह चौटाला ने, तो वो आदमी थे रामपाल माजरा। ये नहीं होते तो पता नहीं, हो सकता वो यहाँ से ना भी लड़ते। ये भी एक हकीकत है, ये सच्चाई है। सेनापतियों को सुनिए, और जब वो बोले तो सिर्फ उनको बोलते हुए सुनिए मत, उनको बोलते हुए देखिए भी। मुंह से निकली हुई आवाज़ और चेहरे का भाव, ये दोनों मिल करके ही थर्मामीटर का रीडिंग ऊपर और नीचे करता है। ये एक सेनापति थे। 2 सेनापति और हैं जिसके आपको मिलवा रहे हैं। एक है अशोक अरोड़ा, कांग्रेस की तरफ से आजकल पूरा झंडा बुलंद किया हुआ है, और दूसरे सुभाष सुधा जी का तो आजकल चकाचक है, मंत्री भी हो गए हैं, और बीजेपी की तरफ से यहाँ बतौर सेनापति कमान वो संभाल रहे हैं। चलिए ज़रा उनसे भी आपको मिलवाते हैं। उन दोनों के बाल भी कुछ के सफ़ेद हैं और कुछ ने डाई करके काला किया हुआ, ये बता देता हूँ आपको। चलिए, एक तो रामपाल माजरा जी से बात कर रहा था, सफ़ेद बाल। अब जो मेहमान हैं ये भी बड़े ज़बरदस्त सेनापति हैं, और सेनापति क्या, आजकल तो मंत्री भी हैं। और नवीन जिंदल जो कि कुरुक्षेत्र से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनकी लड़ाई ज़मीन पर सुभाष सुधा जी जो कि थानेसर से एमएलए भी हैं, वो लड़ रहे हैं, और अब तो मंत्री भी हैं। इनसे भी पूछ लेते हैं कि बाल सफ़ेद हो गए हैं या डाई करके काला किया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष सुधा जी। अब तो जलवा है आपका, मंत्री हो गए। पहले तो रंजन जी, मैं आपका कुरुक्षेत्र की इस भूमि पहुँचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। तो आप समय समय पर हमें बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते रहते हैं, हमें हमेशा ना मैं तो नीम का पत्ता खिलाने वाला आदमी हूँ। नहीं, अच्छी बात है कि आप एक पॉलिटिकल आदमी को किस प्रकार से उसकी धरातल में क्या भूमिका है वो बताने का हमेशा प्रयत्न करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहूँगा कि आपने जिस प्रकार से कहा कि आज हमारे यहाँ नवीन जिंदल जी जो भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, तो मैं ये कहूँगा कि 10 साल पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और हमारे संगठन ने आदरणीय। तब 10 साल पहले आप भी तो कांग्रेस में ही रहे होंगे शायद, या दूसरी पार्टी में थे? नहीं, मैं 10 साल पहले बीजेपी में तो नहीं थे ना? नहीं, मैं 10 साल पहले बीजेपी में था। अरे 14 में आए थे ना इलेक्शन के समय, रात में 14 में आया था। हाँ, तो उसके पहले तो नहीं थे। तो जब अच्छा, नवीन जिंदल जब लड़ रहे थे पिछली बार, तब आप बीजेपी में नहीं थे? पिछली बार तो लड़े जब, हाँ तब थे, जब वो एमपी बने लड़ करके। 10 साल से तो लड़े ही नहीं वो। तब मैं उनके साथ काम किया था। हाँ, किया था मैंने काम। अच्छा। तो एक अच्छा सामाजिक आदमी है, किस प्रकार से मैं कहूँगा बहुत से समाज के लिए काम किए उन्होंने, किस प्रकार से हमें हर आदमी को ये दिलाया, किस प्रकार से फ्लैग जो है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है,
किस प्रकार से उसको अपने घरों पर लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने केस लड़ा। ये बहुत बड़ी एक हमें ना प्रजातंत्र के अंदर। तो वोट नवीन जिंदल के नाम पे मिलेगा या मोदी जी के नाम पे देखिए, मिलेगा? आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं तो दावे से कहूंगा हमारा सबका एक ब्रांड है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कमल का निशान। कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट कोई भी हो, कमल का निशान हमारा निशान है। तो कैंडिडेट अगर कोई भी हो तो फिर बीजेपी को इतना वक्त क्यों लगा कैंडिडेट ढूंढने में? मतलब नवीन जिंदल को तैयार करवा करके नवीन जिंदल लड़ना नहीं चाहते थे, पूरी ताकत लगा दी आप लोगों ने। उसके बाद फिर नवीन जिंदल, जब लड़ना मोदी के नाम पे है, जब मोदी जी के नाम पे सुभाष सुधा को भी वोट मांगना है, नवीन जिंदल को भी वोट मांगना है, मनोहर लाल जी को भी वोट मांगना है। हालांकि मनोहर लाल जी तो अपना काम का भी जिक्र करते हैं, लेकिन बाकी सारे कैंडिडेट, तो इतनी हाय तौबा क्यों मची? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारा संगठन फाइनल करता है। भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से हमारे संगठन ने निर्णय लिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, साथ में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हम सबके मार्गदर्शन मनोहर लाल जी, आदरणीय श्री नैब सिंह सैनी, उनके द्वारा इस प्रकार के डिसीजन लेके आदरणीय नवीन जिंदल जी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया। तो मैं तो ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया कि ऐसा नहीं होता कि दूसरी पार्टियों के अंदर भी अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग होते हैं, उन पार्टियों से उनको यहाँ से लाया जाता है। मतलब ये कहीं परेशानी तो नहीं थी कि नवीन जिंदल अगर नहीं आए तो कोई दूसरा कैंडिडेट होगा तो दिक्कत हो सकती? नहीं, कैंडिडेट कोई भी होता, भारतीय जनता पार्टी बहुत मार्जिन से यहाँ से जीती। लेकिन संगठन ने जिस प्रकार का फैसला लिया कि यहाँ से नवीन जिंदल जी ने बहुत सामाजिक कार्य किए थे, और एक होता है कि कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है वोट बैंक का, और साथ में पार्टी का होता है। तो आज मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर इलेक्शन लड़ी है, सबसे बड़ी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आपकी बार 400 पार का हमें नारा दिए, तो आज मैं कहूँगा जब से हम इलेक्शन लड़ते हैं, शुरू होता है हमारा इलेक्शन, और जब हम जीतते भी हैं तभी से हम उसका कार्य शुरू कर देते हैं नेक्स्ट इलेक्शन का। हमारे कहूँगा पूरा संगठन काम करता है। शक्ति हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख है, शक्ति केंद्र प्रमुख है, पालक है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ निचले स्तर पर बहुत। आपकी क्या भूमिका रहेगी? सब लोग कह रहे हैं कि सुभाष सुधा जी खाते भी रहिए, तनाव में ज़्यादा, चुनाव का समय है, तनाव ज़्यादा नहीं। ये सब लोग कह रहे हैं कि सुभाष सुधा जी जो है सबसे बड़े सेनापति इस इलाके में रहेंगे बीजेपी के। देखिए, मैं तो संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई उन्होंने मेरे पे विश्वास रखकर मुझे यहाँ से लोकसभा का संयोजक बनाया है। तो मैं तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय श्री नवीन अपना नाम क्या आदरणीय नैब सिंह सैनी जी का, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री है, उन्होंने मुझे यहाँ से जो संयोजक का दिया है। तो मेरी कर्तव्य बनता है कि मैं यहाँ पर ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे मार्जिन और अच्छी लेबर, अच्छी मेहनत करूँ। तो उसके तहत मैंने पूरी की पूरी 9 विधानसभा के अंदर हम लोगों ने पूरी उसके अंदर अपनी संचालन समितियां बनाई हुई हैं, हमने अपने कोर कमेटियां बनाई हुई हैं। समय समय पर हम उसके नाम क्या पूरा हम उसकी मीटिंग ले रहे हैं। अभी कल ही मैं कैथल के अंदर 4 विधानसभा की मीटिंग लेके आया हूँ। तो उनको बताया गया कि कार्यकर्ताओं का क्या दायित्व है, उनका क्या उन्होंने काम करना है, क्या उन्होंने अपना काम संभाल लिया विधानसभा भाई। तो ऐसा हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरा संगठन के ऊपर इलेक्शन लड़ती है। तो कार्यकर्ता का काम तो सिर्फ दरी बिछाना रह गया सर। चुनाव जब लड़ना होगा तो कभी आप नवीन जिंदल ले आएंगे, कभी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ले आएंगे, कभी अशोक तंवर ले आएंगे, कार्यकर्ता की मीटिंग लेके सिर्फ उससे दरी बिछवाएंगे। देखिए, आदरणीय श्री नैब सिंह सैनी जी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। सिंपल एक किसान परिवार के छोटे से घर में रहने वाले एक कार्यकर्ता को आज मुख्यमंत्री बना दिया। ये छोटी बात नहीं, आप जैसे कह रहे हैं दरी बिछाने वाले, तो बहुत काम करने वाले। मुझे देखिए, मुझे जैसे कार्यकर्ता को आज लोकल बॉडी मिनिस्टर बना दिया। तो ये तो जो काम करता है वो आगे आता है। तो किस संगठन के आगे उनकी पूरी उसके नज़र होती है, कौन कौन कार्यकर्ता करता है। बहुत सी ऐसी मैं आपको देख सकता हूँ, उदाहरण दे सकता हूँ। अच्छा, ये भी रणनीति, चूँकि आप तो सेनापति के तौर पे कुरुक्षेत्र में आप बीजेपी का कमान संभाल रहे हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब 2014 में मोदी जी जब आए थे यहाँ और नवीन जिंदल जब दूसरी पार्टी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, तो ये बड़ा प्रचार आपके विरोधी कर रहे हैं कि तब ये कहा था कि ये तो कोयला चोर हैं, तो कोयले का घोटाला है, तो फलाना है। अब आप जाते होंगे फील्ड में, ये अपोजिशन के लोग, तो भाई अपोजिशन के लोग तो
ये सब कहेंगे जैसे आप देखिए, दूसरों के बारे में कहेंगे वैसे वो कहेंगे, बिल्कुल आपकी तो बात- उसको कैसे करते हैं काउंटर? देखिए बिल्कुल सही बात है आपकी। कोई बात अगर आती है तो ये भी मैं कहूँगा पूरी हमारी सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने पूरी किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन कराई होगी और कोई बात आई होगी, अगर उसको क्लीन चिट मिली है तभी उन्होंने क्या भारतीय जनता पार्टी उनको ज्वाइन कराई। नहीं मतलब ये जानकारी है आपको कि उनको क्लीन चिट मिल गई है? 100% मिली है, क्यों कौन कह नहीं मिली होगी। अच्छा, क्योंकि आपके ही पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कि नहीं, ऐसा- अदालत में है तो ऐसा पता नहीं क्या है, नहीं, अब स्टेटस क्या है मुझे नहीं पता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पूरी क्लीन चिट मिली है। उनका टोटल फील्ड के अंदर पूरा सर्वे किया गया है कि क्या अगर नवीन जिंदल जी यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या रहेगा। तो नवीन जिंदल जी का नंबर 1 ही बताया गया है। तो मैं कहूँगा जिस प्रकार से गाँव के अंदर छोटे छोटे, क्योंकि मैं अभी अभय चौटाला जी से जब बात कर रहा था, जो आपके कुरुक्षेत्र से INLD के कैंडिडेट हैं, तो कह रहे थे कि नवीन जिंदल तो देखिए अब बीजेपी की तो हालत ये है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। नवीन जिंदल भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, उनको तो ईडी का डर दिखा के कहा गया कि भाई जाके चुनाव लड़ो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अपोजिशन का पक्ष का काम है कुछ ना कुछ बात कहनी। वो तो नायब सिंह सैनी जी के बारे कहते थे, यहाँ से हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने कहा जी उन्होंने फ्लड के अंदर काम नहीं किया। बहुत बड़ा फ्लड के अंदर नायब सैनी जी ने काम किया। तो उस प्रकार के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बारे में देखिए किस प्रकार से मेरिट पर उन्होंने नौकरी दी। आज लोग उनको याद करते हैं मुख्यमंत्री जी को, किस प्रकार से उन्होंने प्लानिंग करी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो पक्ष का काम है अपना प्रचार करना, हमारा काम है हमें। नहीं आप जैसे, मैं तो चूँकि आप रणनीति के हिस्सा हैं, तो जब आप फील्ड में जाते हैं या अपोजिशन के लोग जब ये सब आरोप लगाते हैं, करेंगे, करना उनका काम है, तब आपका क्या स्टैंड रहता है? आप क्या दलील देते हैं या क्या अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं? क्योंकि उनको भी तो रोज़ ये झेलना पड़ेगा। देखिए जब से संगठन ने नवीन जिंदल जी को यहाँ से टिकट दी है, नवीन जिंदल जी पूरी की पूरी 9 की 9 विधानसभा में होके गए हैं। मुझे एक भी कार्यकर्ता आप दिखा दीजिए जिन्होंने नवीन जिंदल जी का विरोध किया हो, एक भी बता दीजिए मैं किया हो। आपका कार्यकर्ता नहीं करेगा, दूसरी पार्टी की जो दूसरी लोग पार्टी हैं, का तो उनका तो बनता ही है, किसी को खड़ा कर दो उसी को पक्ष में। अब सुशील गुप्ता जी बाहर से आए हुए हैं, ये कोई नमके लोकल कैंडिडेट कोई हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं। आम पार्टी यहाँ से, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस तो यहाँ से पहले दिन से मैदान छोड़ के भागी। आपके सामने देखिए कांग्रेस कहाँ लड़ रही है, उन्हें आम पार्टी को दे दिया। आप पार्टी का कोई यहाँ पे संगठन नहीं है, कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। आज तक तो जिला प्रधान तक इनके नहीं है। रोज छोड़ के आप पार्टी छोड़ के, जो भी छोटे बड़े थे छोड़ के सभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। अभी भी मेरे पास, मैं आपको दावे से कहता हूँ, बहुत बड़ी लिस्ट आम पार्टी को छोड़कर, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय पार्टी ज्वाइन करने के लिए है। वो भी मैं 5 बजे मुख्यमंत्री पे जा रहा हूँ, पूरी लिस्ट लेके कब उनको ज्वाइन करनी मैं आपके समक्ष बता दूँगा। मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग अभी बीजेपी में आ रहे हैं। एक चीज़ मुझे बताइए, मैं कहीं बात कर रहा था तो मैं कुरुक्षेत्र को ज़रा समझने की कोशिश कर रहा था। बड़े पुराने आदमी हैं, वो कह रहे थे कि सुशील गुप्ता बड़े लकी हैं। हमने पूछा कैसे? बोले उनको एक साथ कई सेनापति मिल गए हैं। रणदीप सुरजेवाला अपनी जी जान लगा देंगे कैथल में, क्योंकि इस चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव है। इसके रिजल्ट का असर उस पर भी पड़ेगा, एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। तो कह रहे थे कि रणदीप सुरजेवाला वहाँ ताकत लगा देंगे कैथल में, जेपी कलायत में लगा देंगे, अशोक अरोड़ा कुरुक्षेत्र में लगा देंगे, मेवा सिंह लाडवा में लगा देंगे, बीसम सिंह सैनी उधर रादौर में लगा देंगे। तो इतने सारे कांग्रेस के लोग हैं जो सुशील गुप्ता को मदद करेंगे। और चूंकि सुशील गुप्ता बाहर से आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, तो कांग्रेस की जो इन फाइटिंग है, जैसे अशोक अरोड़ा जी हुडा कैंप में हैं, रणदीप सुरजेवाला जी का उनका अपना कैंप है, तो कोई कांग्रेस का आदमी ना होकर के गठबंधन का आदमी आ गया। इससे इस गठबंधन को, गुप्ता जी को, कांग्रेस को, सबको फायदा है। ये एक खतरा, एक चुनौती है आपके सामने। देखिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर यहाँ मान साहब आए थे अभी बहुत समय पहले, वो यहाँ पे ये कह गए, कांग्रेसियों की नींद को उड़ा के चले गए। वो कह रहे कि अगला इलेक्शन में विधानसभा के हम 90 की 90 सीटों पे हम लड़ेंगे। एक तो इनका सपना पूरा कर गए कि अशोक अरोड़ा वाला कैसे किस प्रकार से वोटें डाल देंगे। जब वो क्लियर ही कर गए कि 90 की 90 सीटों पे आने वाले विधानसभा में हमारी पार्टी, आप पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। ऐसा नहीं है, हमारे पास भी बहुत तगड़े फाइटर हैं। अब जाके देखिए, हमारे पास जिला अध्यक्ष बहुत फाइटर हैं, हमारे पास जगह आदरणीय नम क्या हमारी मैडम नम क्या अपना नाम से कैलाश से हमारी विधायक है, पूर्व मंत्री है कुलेश टांडा जी, वहाँ से श्रीमती कुलेश टांडा जी है।
हमारा प्रकाश कैथल के अंदर आदमी चौधरी लीलाराम जी हैं, ऐसे नहीं है। ऐसे इस प्रकार से हमारे पास उनका पेवा के अंदर हमारे संदीप सिंह जी हैं, कुरुक्षेत्र में मैं बैठा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लाडवा के अंदर डॉक्टर पवन सैनी जी बैठे हैं, शाहबाद में कृष्ण बेदी जी बैठे हैं। हमारे पास भी कमी नहीं है, स्ट्रॉन्ग हमारे पास है जो फाइट करने वाले, इलेक्शन करने वाले। हमने अपनी पार्टी में जो 10 वर्ष काल में 10 वर्ष पूरे होने पर 10 वर्ष में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्य किए, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर कार्य किए, उनको लेकर हम जनता में जा रहे हैं, उनके बेस पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। INLD का कहना है कि जो आपके बीजेपी के कई कैंडिडेट का कई जगह विरोध हो रहा है ना, कुछ हालांकि चलिए 2 4 10 कुछ जगह प्लांटेड है, कुछ दूसरी पार्टियों के लोग हैं, ये भी सच है। लेकिन INLD में अभय जी कह रहे थे कि बीजेपी को क्यों वोट दे, जो किसान वर्ग है वो बड़ा दुखी है, दिल्ली जाने नहीं दिया, बॉर्डर सील कर दिया, ये किया वो किया, लाठियां चल गई, गोलियां चल गई। तो वो एक है या ये सब पॉलिटिकल बातें हैं? देखिए, सब पॉलिटिकल बातें हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं दावे से कहूँगा सबसे ज़्यादा अगर किसानों को जिनकी 5 एकड़ से कम ज़मीन है उनको 6,000 रुपये अगर देने का काम किया तो प्रदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी तरह लोगों किसानों की फसलों का डायरेक्ट पैसा उनके खाते में डलवाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम किया तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। किसान बड़ा खुशहाल है, किसान बहुत खुश है, हमारा किसान। को कहते हैं इस बात को? तो आपको लगता नहीं है कि उसका कोई असर होगा? नहीं, कोई असर नहीं। हमारे यहाँ हरियाणा में किसी प्रकार का नहीं। ये तो एक राजनीति है, किस प्रकार की पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने लाकर हमारा किसानों को वहाँ खड़ा कर दिया नमका बॉर्डर पे। ये अपनी राजनीति खेल रहे हैं और कुछ नहीं इसके अंदर होना। कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैंने अभय जी से भी ये पूछा कि बीजेपी का रास्ता, चूँकि बीजेपी के लिए बड़ा फायदेमंद होता है जब ट्रायंगुलर फाइट हो जाए, 1 to 1 फाइट होता है तो दिक्कत होती है। कुरुक्षेत्र में तो ट्रायंगुलर हो गई, क्योंकि INLD भी आ गई, वो है। तो ये आप लोगों के लिए सुना कि बीजेपी वालों के लिए राहत की बात है कि चलो अभय जी आ गए तो मतलब कांग्रेस और केजरीवाल पार्टी का कुछ वोट वो काट लेंगे, कुछ ये काटेंगे और बीच के रास्ते से हमारा निकलना आसान हो जाएगा। देखिए, हम चाहे डायरेक्ट फाइटिंग होती तो भी हमारा कार्यकर्ता तैयार था, हमारा संगठन तैयार था। ट्रायंगुलर फाइट हुई तो भी हमारा कार्यकर्ता तैयार है। ये तो इन्होंने सोचना है कि किस प्रकार से लड़ रहे हैं। हम तो हमेशा डायरेक्ट फाइट में भी लड़े और डायरेक्ट लड़ने के लिए भी तैयार थे हम तो ठीक है। अब कई पार्टियाँ अलग अलग कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए हैं तो वो तो उनकी इच्छा है। लेकिन 101% बीजेपी का शुरू से, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी ने शुरू दिन से एक ही बात था कि हम डायरेक्ट इलेक्शन लड़ेंगे। हमने मास पे अपने नमकिया लोग तैयार किए हुए हैं, पन्ना प्रूफ तैयार किए हुए हैं, जनता के बीच में जाते हैं। ये आज नहीं, हम लगातार 5 वर्ष पूरे कार्य करते हैं। चलिए, पिछली बार नायब सैनी थे आपके मित्र, मतलब आपकी तो ईश्वर की रहमत है, खुद मंत्री हो गए, मित्र मुख्यमंत्री हो गए, तो आपका तो चकाचक है, दोनों हाथ में लड्डू। पिछली बार जिस मार्जिन से, जितने मार्जिन से आपके नायब सैनी जीते थे बतौर MP, वो रिपीट हो जाएगा या उससे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? उससे ऊपर जाएगा। आधार उसका? हाँ जी, आधार उसका आधार। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही, जो वो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनेगा तो बनेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से धारा 370 टूटेगी तो तोड़ के रहे। उन्होंने पूरे देश में कहा कि थाली बजेगी तो थाली बजी। उन्होंने कहा सारे देश के अंदर दिए जलेंगे तो दिए जले। उन्होंने कहा 400 पार तो 400 पार होके रहेगा। ये मैं आज राजन जी आपसे कह रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ईश्वर करे ऐसे ही आप बढ़ते रहें आगे। तो एक सेनापति ये भी हैं, और जैसे ही मैंने कहा कि बाईपोलर की जगह अगर ट्रायंगुलर फाइट हो जाए तो बीजेपी को फ़ायदा मिलता है, सुभाष सुधा जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। और अक्सर मैं कहता हूँ कि जो मेरे पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ होते हैं वो सिर्फ सुनिए मत, जब नेताजी बोल रहे हों तो उनको सुनिए भी और उनके चेहरे का हाव भाव भी देखिए। दोनों मिला करके आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ऐसे ही थर्मामीटर लगता है, बाद बाकी टेम्परेचर आप नोट करते रहिए। 4 जून को देखते हैं कि किसके घर दिवाली, किसके घर दिवाला, वो सब होता रहेगा लोकतंत्र में। एक और है सेनापति सुभाष सुधा जी के, कभी किसी ज़माने में बड़े अभिन्न दोस्ती थी, आजकल 36 का आंकड़ा है। पिछली बार 600 वोट से उनको हरा करके ये MLA 600 साढ़े 600 वोट से बने थे, अब इस बार मंत्री भी हैं।
उनसे भी मिलवा देते हैं आपको, देखते हैं वो क्या कहते हैं और उनके चेहरे पे रंगत कैसी है। अब चलिए हम ये जो सेनापति वाला जो एपिसोड है, खास करके थर्मामीटर दिल्ली वाला, तो जो रणबांकुरे हैं वो तो है ही, लेकिन जिनकी बदौलत वो चुनावी मैदान में है उनसे आपको रूबरू करा रहे हैं। अभय चौटाला के जो आजकल सेनापति हैं, वतन वापसी यानी घर वापसी हुई है, रामपाल माजरा। आजकल बीजेपी के जो नवीन जिंदल हैं उनके सुभाष सुधा सारथी बने हुए हैं या सेनापति हैं। और जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, मैं कई बार कहता हूं कि सुशील गुप्ता बड़े फॉर्चुनेट हैं कि उनको कई ऐसे लोग कद्दावर कांग्रेस के मिल गए हैं जिनकी अपनी भी ज़रूरत है और अपनी जो उनकी ज़रूरत है उसकी वजह से गुप्ता जी का बेड़ा पार, मतलब उनकी मुश्किलें आसान हो रही हैं। जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है और उनके जो कैंडिडेट हैं सुशील गुप्ता, उनके लिए जो सबसे बड़े जो यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती पे जो सेनापति साबित हो रहे हैं या जो प्रभाव के तौर पे देखे जा रहे हैं, वो एक ज़माने में कभी INLD के कर्ता धर्ता हुआ करते थे, मंत्री भी रहे, लेकिन एक लंबे समय से जीत का स्वाद नहीं चख पा रहे हैं। पिछले चुनाव में भी थानेश्वर से कुछ वोट से हार गए। अब इस बार पूरी कवायद है कि पहले लोकसभा चुनाव और उसके बाद इसका इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव पे पड़े। आप समझ गए होंगे मैं बात अशोक अरोड़ा जी की कर रहा हूँ, जो आजकल कांग्रेस में है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो आपका भी स्वागत है धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। जी, तो कुरुक्षेत्र की भूमि जो है वो तो लड़ाई वाली भूमि है और कई सारी सेनाएं, 3 सेनाएं तो हैं प्रमुख तौर पर। सुशील गुप्ता आपके कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के। अब लग रहा है कि कुछ हो पाएगा या कोई और बेटर चॉइस हो सकता था? देखो, पहले तो आप सबका, आपकी टीम का, आपका कुरुक्षेत्र की कर्म भूमि पर, धर्म भूमि पर आपका स्वागत है। आपने जिक्र किया कुरुक्षेत्र, क्योंकि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था अन्याय के खिलाफ और न्याय की जीत हुई थी, सत्य के साथ भगवान कृष्ण थे। आज फिर से वही लड़ाई लड़ी जा रही है। प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई है प्रजातंत्र को बचाने की। देश के संविधान जो बाबा साहब ने हमें दिया, जिसमें हम सबको अधिकार दिए, आज उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जा रही है। उसकी लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी जा रही है और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि सत्य की भूमि पे सत्य की जीत होगी। अच्छा, ये जब हम बातचीत कर रहे हैं तो ये ब्रह्म सरोवर है और कहते हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो 48 को ज़मीन और इस सरोवर का निर्माण किया और ये धरती महाभारत की है और यहीं पर थोड़ी दूर आगे ज्योतिसर जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था और वो पूरी अपने आप में, तो ये एक देखिए सिंबॉलिक, यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन हैं और वो रथ है। ये जब लड़ाइयाँ होती हैं सर, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया, पाठ पढ़ाया। अब ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है ना, दिल्ली में हो गया, हरियाणा में हो गया, पंजाब में एक दूसरे का की खिंचाई कर रहे हैं आप। ये लगता है कि बड़ा इम्पैक्टफुल हो पाएगा, मतलब क्योंकि अब आप हैं यहाँ से तो आपके अंदर भी वो एक है, एक भावना है कि बीजेपी के सुभाष सुधा ने आपको बहुत कम वोट से पिछली बार हरा दिया, तो वो एक दिल में कसक है कि हराना है। रणदीप जी को लीलाराम गुजर ने बीजेपी से हरा दिया, जेपी को कलायत में हार का सामना करना पड़ा, हालांकि मेवा सिंह और सैनी साहब ये लोग जीत गए। तो ये एक एडेड एडवांटेज है या जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, प्रजातंत्र में जनता फैसला लेती है किसको हराना, किसको जिताना है। कुछ लोग जो पैसे के दम पर, सत्ता के दम पर चुनाव जीत जाते हैं, परंतु मैं जो आपने शुरू की थी कुरुक्षेत्र की, आपने पूरा कुरुक्षेत्र का इतिहास के बारे में बताया, ज्योतिषर का, भगवान कृष्ण ने भी
अर्जुन को एक ही संदेश दिया था जो आज पूरा विश्व इस बात को मानता है, कर्म का। हम कर्म कर रहे हैं। और मैंने जैसे पहले बताया कि चुनाव होते रहते हैं, चुनाव में हार जीत होती रहती है, चुनाव में सरकारें बदलती हैं, बनती हैं, परंतु जिस प्रकार की सरकारें अब चल रही हैं, ऐसी सरकारों ने जो प्रजातंत्र पे लगातार चोट पहुंचा रहे हैं। देखो किस प्रकार से हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि SBI जो चुनावी बॉन्ड लिए गए हैं उसका जिक्र करे, उसका जिक्र आया और हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लिए। ऐसी ऐसी कंपनियों से ले लिए कि जिनके सैंपल दवाइयों के फेल आए, उनसे पैसे लिए। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ, अगर उसका कोई जिक्र करता है तो फिर उससे ध्यान हटाने के लिए देश के नेताओं को जेल में बंद कर देते हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी के खाते जमा कर देते ठीक है, कांग्रेस पार्टी का हुआ तो वो भी तो एक कानूनी प्रक्रिया है ना। कानूनी प्रक्रिया चुनाव से और चुनाव में ही क्यों जो पार्टी ताकि ये चाहते हैं कि चुनाव ना लड़ा जाए। आप एक तरफ नवीन जिंदल को कोयला चोर आप लोग कहना शुरू कर दिया। हमने नहीं कहा ना, हमने कभी नहीं कहा। उसको प्रचारित तो कर रहे हैं ना। हमने नहीं कहा, हम तो वो कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर कह के गए थे 2014 में कि ये कोयला खा गए हैं, हमने अब तक नहीं कहा। हमने तो यही कहा कि अब कोयले से कोहिनूर कैसे होगा ये बीजेपी वाले बताएं। हाँ तो ठीक है ना, आपके वाले, आप जिस गठबंधन में हैं उनके भी तो मुख्यमंत्री और तमाम लोग जो है शराब घोटाले में अंदर हैं, तो मतलब हमारा वाला दामन साफ, उनका वाला दामन गड़बड़, वो भी जेल में है। मेरा कहने का मतलब है जो दोषी है जेल में जाए, एक प्रक्रिया होती है। आज चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप अपने विरोधियों को दबाते जा रहे हो। आप खाली जो इनमें चला जाए, अब नवीन जिंदल को आप कोयला चोर बताते हो, अगर उनको शामिल कर लेते हो तो वो कोहिनूर हो जाते हैं। अजीत पवार को आप कहते हैं कि इससे बड़ा भ्रष्ट नहीं, अगर वो इनमें आ जाते हैं तो उनको अगले दिन राज्यसभा में भेज देते हैं। तो ये जो है, ये लोगों के मन में एक ये पैदा करना है कि या तो बीजेपी में जाओ या जेल जाओ। ये जो प्रजातंत्र में है ये गलत है। नहीं, लेकिन मतलब इंसाफ तो होना चाहिए ना। इंसाफ कोर्ट करेगी, ये कौन होते हैं करने वाले? कोर्ट ही में तो चल रहा है। कोर्ट का एक प्रोसेस होता है। आप पहले, आज एक चुनाव क्या शुरू हो चुका है, मुख्यमंत्री है, कहीं भागने वाला तो है ही नहीं। ज्यादा करो आप उसके पासपोर्ट रख लो, परंतु एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, विपक्षी पार्टी का नेता है, और चुनाव शुरू हो चुका है, चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, आप उसको उठा के जेल में बंद कर दो, सिर्फ इसलिए कि लोगों में मैसेज जाए कि हम ये काम भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम कुरुक्षेत्र और एक और मैसेज देने के लिए कि आप लोग चुनावी बॉन्ड का जिक्र ना करें, आप जिक्र केजरीवाल की गिरफ्तारी का करें, उससे ध्यान हटाने के लिए ये केजरीवाल को अंदर किया। अच्छा ठीक है, आप कुरुक्षेत्र में, आपको पता है कि आप लोगों ने गठबंधन किया, ठीक है, कि बीजेपी को घेरने के लिए, लेकिन कुरुक्षेत्र की अगर हालत देखें, है ना, परिस्थितियां देखें, तो गठबंधन वाले लोग भी हैं, इंडिया गठबंधन वाले सुशील गुप्ता भी हैं, बीजेपी की तरफ से नवीन जिंदल हैं, और INLD की तरफ से अभय चौटाला आ गए। आपको ये समझ में आते ही आप बात आती होगी, और ये बहुत कोई मोटी बात भी नहीं है, बड़ा चुनावी गणित है कि अगर 1-to-1 फाइट होती है तो बीजेपी थोड़ी उसकी स्थिति फंसती है, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट हो जाए या मल्टी कॉर्नर्ड हो जाए तो बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो जाता है। अब बीजेपी के खिलाफ दो लोग हैं, एक आप भी आ गए, एक अभय जी भी आ गए, ये ट्रायंगुलर फाइट नुकसान नहीं देगा क्या? ये बात आपकी ठीक है, सत्ता पक्ष के खिलाफ जो लोग होते हैं ना, उनका बंटवारा होता है तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को फायदा होता है। परंतु आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि लोग दूसरी तीसरी किसी को नहीं, आज लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है सीधी लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन की है, इसलिए लोग बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे। जो दूसरे लोग हैं उनको ये मान सकते हैं कि ये लड़ाने में क्षमता नहीं है। नहीं तो आप मतलब आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं अभय चौटाला को? निश्चित रूप से, जब मैंने अभय सिंह की, हम MLA भी हैं, लोगों की आवाज़ भी उठाते हैं, परंतु आज जो है, आज लोगों ने एक बात मान ली है कि अभय सिंह को वोट देना कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा। अच्छा, तो लेकिन ये पब्लिक सेंटिमेंट है इस तरीके से, या आप लोग सिर्फ इसको प्रचारित कर रहे हैं? निश्चित रूप से। आप देखिए, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ,
अभय सिंह भी हमारा छोटा भाई है, परंतु मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब रिजल्ट आएंगे 4 जून को आपके सामने होगा कि लोग इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता को जिताएं। अब एक फैक्टर है कि जो ये चुनाव हो रहे हैं, है ना, अब चूंकि सेंटर में सेंट्रल लीडरशिप है, एक तरफ मोदी जी होंगे, आपकी तरफ से राहुल गांधी जी एक चेहरा हैं, है ना, हैं तो बहुत सारे लोग इंडिया गठबंधन में। अब ये जब कंपैरिजन होता है उसको कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि एक मोदी जी 2 बार रह लिए, 2014 में थे, 2019 में लोग कह रहा था कि अब ये तो सूरज जो है ढलान पर है, वैसा हुआ नहीं, बल्कि और सूरज उफान पे चला गया। अब 2024 है, 400 पार का नारा है और मोदी की गारंटी, ये 2 चीज़ें चल रही हैं कि हमने 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, अब उसके बाद बहुत कुछ करना है। देखिए, जहाँ तक 400 पार का, हरियाणा में भी 75 पार थी। ये बड़े घमंड से भरे लोग हैं, अहंकारी लोग हुए हैं। अहंकारी रावण हो गया था, उसका भी अंत हुआ था। ये कहते हैं 400 पार, तुम जाके लोगों पे वोट तो मांगो। वोट तो लोग ने देनी है। लोग 2 पार करते हैं, 200 पार करते हैं या 400 पार करते हैं, काम लोगों का है। जहाँ तक गारंटी है, गारंटी सरकार की होती है, मोदी की गारंटी। इंसान की क्या गारंटी है कि एक सांस किसी का आए ना आए? ये इस तरह का अहंकार, रावण कहता ना मैं लंकेश हूँ, तो आज वो भी कहता है कि मैं मोदी हूँ। ये प्रजातंत्र में कभी किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। प्रजातंत्र में सामूहिक होते हैं। और जो चीज़ आप कह रहे हो कि 2014 में 2019, आज जो है ना, जो इन्होंने कहा था उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। पहले चुनावी घोषणा पत्र की बात करने लग गए, फिर ये सरकार की गारंटी है, मोदी की गारंटी। तो ये कहीं ना कहीं आपस में इनका तालमेल नहीं। आपने जिक्र किया 370 का, 370 आम पब्लिक को क्या फायदा हुआ? राम मंदिर बने, बहुत अच्छी बात है, हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों का भी जिन्होंने ब्रह्म सरोवर बनाया। नहीं, हमने तो ऐसे समय देखा ब्रह्म सरोवर एक छोटा सा तालाब होता था, आज ऐसी सुंदर जगह पे आप बैठे हैं, ये भी तो किसी ने बनाया होगा। अच्छी बात है, मंदिर बने। राम हमारे मन में, राम हमारे कन कन में। परंतु राम को अगर आप इतना भ्रष्टाचार करके, जो दवाइयाँ इंजेक्शन लगते थे उन कंपनियों से भी 500 करोड़ रुपए बीजेपी से लेके फिर राम का नाम लो, बगल में मुंह में राम, बगल में छुरी, ये नहीं बनता। ये जब करप्शन की बात आप लोग करते हैं ना, तो ईडी का या जिसका भी जहां रेड हो रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है, अभी इस बार जब आऊंगा तो असली पिक्चर दिखेगा। एक तरफ बीजेपी करप्शन दूर करने की बात करती है, जो जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं उन पे कार्रवाई की बात हो रही है। दूसरा, इंडिया गठबंधन कह रही है कि ना जी, हमारे वाले को छोड़ दो, हमारे वाले को छोड़ दो, ये जेल भेजना ठीक नहीं है। मोदी जी का भाषण सुनते हो? कभी उन्होंने जनता से वोट की अपील की? वोट तो मांगते नहीं कि अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी। अरे वोट तो लोगों ने देनी। और इतने भाषण प्रधानमंत्री का स्तर पे आ गया कि लोग क्या खा रहे हैं, लोग क्या पी रहे हैं, इसकी चर्चा जब प्रधानमंत्री करने लग जाए तो कहीं ना कहीं उनके मन में बौखलाहट है। क्योंकि जो करप्शन उन्होंने कर रखी है, जो बीजेपी ने करप्शन की हुई है, ये किसी से छुपी नहीं है। और एसबीआई की लिस्ट के बाद चुनाव आयोग ने जो पब्लिक थी, अब इसका इनको प्रमाण पत्र देने की जरूरत है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, कुरुक्षेत्र की हम बात कर रहे थे, हरियाणा में हालांकि जब ये एपिसोड आएगा तो कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी होगी, आज 13 तारीख है, आज शाम तक लिस्ट आ जाएगी। ये इतने गुट बने हुए हैं, है ना, कभी शैलजा जी गुट, रणदीप जी गुट, किरण जी गुट, हुड्डा साहब गुट, मतलब आपका नाम तय नहीं हो पा रहा है। इतना आज जाकर के शाम में शायद आए नाम फाइनल, मतलब नाम तय नहीं कर पा रहे हैं कि 9 कैंडिडेट कौन होंगे, और आप जो है सो बीजेपी को यमुना पार और गंगा पार और पता नहीं कहाँ कहाँ पार करने की बात करते हैं। हम नाम तय अपनी पार्टी में तो करेंगे। ग्रुप होगा शैलजा का, कांग्रेस का ही तो होगा। ग्रुप होगा रणदीप जी का, कांग्रेस का ही तो होगा। पर इनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं मिले। 9 में से 6 बाहर के, 10 में से 6 बाहर के ले आए। बाहर से भी तो ले आए ना। जिनको 10 मिनट पहले जिनको बीजेपी ज्वाइन कराई उनको टिकट दे रहे हैं, और एक को टिकट ऐसी दे दी कि सारी संवैधानिक परंपराएं, कानूनी परंपराएं भूल के आज तक भी उसको
स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया। रंजीत सिंह की बात कर रहे हैं रंजीत सिंह इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और इंडिपेंडेंट एमएलए किसी भी पार्टी में शामिल होगा पहले विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है, और वो आज भी मंत्री बने बैठे हैं, विधानसभा के भी सदस्य हैं और इनकी टिकट लेके आ गए हैं। हमारी टिकट आएगी, जो कांग्रेस में है वही उम्मीदवार होंगे, और जब टिकट की लिस्ट आएगी आप भी मुझे यूं कहोगे अरोड़ा साहब ये कैसी लिस्ट थी, सारे जीतेंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह का एक ऑडियो आ गया, वायरल हुआ, बोले जी सोनीपत से विजेंद्र कैसे लड़ा दूं, वहां तो हुड्डा साहब के 4-5 विधायक हैं। मतलब सोचिए कांग्रेस का ही आदमी एक दूसरे से इतना डरा हुआ है। वो मामा बुआ के भाई भाई हैं। हाँ। उनमें आप और मेरी कोई बात नहीं, उनकी घर की बात है, जब मर्जी ठीक कर लेंगे उसको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको लगता है कि जो आप लोग सोच रहे हैं वो जो 2014 में सोचा वो हुआ नहीं, 2019 में सोचा कि चलो सुधर जाएगा वो हुआ नहीं, अब 2024 आ गया है। निश्चित रूप से अब की बार देश की जनता बदलाव करेगी, और ऐसे लोग जो केवल धर्म और जाति के नाम पर वोट देना चाहते हैं, आज लोग बहुत तंग हैं बेरोजगारी की वजह से। आज हमारे बच्चे रोजगार ना मिलने की वजह से विदेश जा रहे हैं, वहाँ जाके मजदूरी करने पर मजबूर है। आज नशे पे चले गए हमारे बच्चे, आज भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ रहा है। आप हरियाणा प्रदेश का जिक्र करोगे तो इतना बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई 400 वाला सिलेंडर 1100 में लेना पड़ा, 50 वाला डीजल। बाबा रामदेव कहा करते थे लोगों को 50 लेना है कि 35, लोग कहते थे 35, क्या मोदी की वोट दो, वो मोदी को वोट दी, आज 90 रुपये लेना पड़ रहा है। तो आज महंगाई से, भ्रष्टाचार से और बेरोजगारी से लोग, तो ये सब का बिल्कुल असर पड़ेगा कुरुक्षेत्र में? निश्चित रूप से 4 जून को क्या होगा? 4 जून को 12 बजे निश्चित रूप से पब्लिक इसका इनसे अंकारियों से, जहाँ देश की सरकार, वहाँ प्रदेश के अंदर जो सरकार चली थी, जिन्होंने प्रजातंत्र से नहीं लठतंत्र से हरियाणा प्रदेश की सरकार चलाई थी, जो अहंकार से भरे हुए थे, आज वो पूर्व हो चुके हैं। परंतु जो आज है ये भी उतने ही दोषी हैं जितने पूर्व दोषी थे। ठीक है, 4 तारीख को 12 बजे या 1 बजे अशोक अरोड़ा जी के घर मिठाई होगी या मातम होगा? मिठाई हो। और क्या देखते हैं आप, एंड रिजल्ट क्या देखते हैं 4 जून को? मातम तो प्रजातंत्र में कभी नहीं मनाना चाहिए, लोगों का फैसला होता है। मैंने बहुत चुनाव लड़े, जीतते भी हारे भी, कभी मातम नहीं मनाया। जिस दिन चुनाव हारे उस दिन फिर सवेरे शहर पे आ गए। ठीक है, 4 जून को क्या आप रिजल्ट देखते हैं? मैं मानता हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार। और INLD का क्या होगा? मैं देखो INLD का मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कोई असर, मतलब कुरुक्षेत्र में क्या होगा? कोई मुझे लगता नहीं असर पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने विकल्प को वोट देनी है, विकल्प इंडिया गठबंधन है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अशोक अरोड़ा जी हैं, अब ये सेनापति वाला जो पूरा दौर रहा है, सबके बाल सफ़ेद हैं। वो रामपाल माजरा जी तो पूरे ब्लैक एंड वाइट, मतलब पूरे वाइट हैं। अशोक अरोड़ा जी तो ये दोनों मित्र हैं, इनका भी पूरा वाइट है। और सुभाष सुधा जी का भी वाइट ही होगा, लेकिन वो डाई करके काला किया हुआ होगा उन्होंने, हालांकि मैं पूछना उनसे भूल गया। सेनापतियों को इसलिए जरा गौर से देखिए, पढ़िए और समझिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में खास करके जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इनका बड़ा अहम रोल है। और बहुत सोच समझकर, जानबूझ करके मैंने इन तीनों से आपकी मुलाकात कराई है, क्योंकि जो 4 जून को नतीजे आएंगे उसमें इन तीनों का बड़ा रोल होगा, बड़ी भूमिका होगी। बाद बाकी देखते हैं, अपना तो काम थर्मामीटर लगाना है, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है। 4 को जहां मिठाई बटेगी हम चलेंगे वहां मिठाई खाने। बाद बाकी तो लोकतंत्र है और मालिक असली वाले आप हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।